आली रे आली आता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की बारी आली। हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। दिस इज देशा, वेलकम बैक टू अनदर क्विक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बूस्टर सेशन। पिछले सेशन में AS2 किया था, इस सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 दैट इज कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हम करने वाले हैं। अब इस AS में है ना, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, कंसेप्ट्स बहुत कम है, तो कम समय में जितने ज्यादा सवाल है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को 10-10 सेकंड में छोड़ने वालों, वीडियो को एंड तक देखोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, Jan 25 के लिए ये AS बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 अटेम्प्ट में एक भी डिस्क्रिप्टिव सवाल आया नहीं है AS4 पे, तो Jan 25 में इंस्टीट्यूट डाल सकता है 5-6 नंबर का, फ्री के मार्क्स है भाई, ले लो ना यहाँ से, मस्त आ जाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 के साथ। नाम क्या है इसका, वैसे तो कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट लिखा है, क्योंकि कंटिंजेंसीज अब शिफ्ट हो चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 में। ओके, सो AS4 में सिर्फ यही एक चीज है। इसके बेसिक कंसेप्ट को अगर मुझे समझाना हो, एकदम ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास। समझो एक होता है आपका ईयर एंड 31 मार्च 2024 का, और समझो आपके डेट ऑफ अथॉरिटी अप्रूवल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। जैसे कंपनी के केस में वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं 15 जून 2024 को। तो एक होती है डेट ऑफ अप्रूवल। अब इन दोनों दिन के बीच में कोई भी इवेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब कि समझो 4 मई 2024 को एक इवेंट हो गया, ये EOABD में आ जाएगा। अभी समझो अगर 16 जून 2024 को एक इवेंट हुआ, तो वो एक इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं होगा, क्योंकि वो इस टाइमलाइन के रेंज में ही नहीं है। तो सबसे पहले ये था इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो है, आपको 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका एडजस्टिंग इवेंट, एक हो सकता है आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट। देखो यार, सिंपल सा एक ही सवाल पूछना है इस पूरे AS में, क्या इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के रिगार्डिंग आपके पास बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्टिंग था कि नहीं। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई आपके गोडाउन में आग लग गई, आपके गोडाउन में आग लग गई, तो आग तो ऑल ऑफ अ सडन लग जाती है ना, हमको थोड़ी ना 10 दिन पहले सपना आता है कि गोडाउन में आग लग गई है। तो हमको इस केस में ना बैलेंस शीट डेट पे कोई क्लू ही नहीं था। समझो बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, आग लगी 4 मई को, हमारे पास तो कोई क्लू ही नहीं था भाई कि 4 मई को आग लगने वाली है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मतलब ऐसा इवेंट जिसके बैलेंस शीट, जिस इवेंट के रिगार्डिंग बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास कोई क्लू ना हो, कोई कंडीशन एग्जिस्ट ना कर रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है। और अगर कोई बैलेंस शीट डेट पे हमारे पास किसी इवेंट का क्लू हो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि समझो आपने इलेक्ट्रिशियन से चेकिंग करवाई और उसने आपको ईयर एंड होने से पहले ही बोल दिया कि भाई वायर रिप्लेस करवा लो वरना आग लग जाएगी। अब इस केस में आपके पास बैलेंस शीट डेट में क्लू आ जाता है कि भाई आग लगने का चांस तो है, अगर मैंने रिप्लेस नहीं करवाया वायर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो इस केस में क्योंकि आपको इलेक्ट्रिशियन ने पहले से बोला, आपको पहले से इस फैक्ट की भनक थी कि आग लग सकती है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा एडजस्टिंग इवेंट। समझा। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल था। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या बोलता है, अगर आपका इवेंट एक एडजस्टिंग इवेंट है तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर के फाइनेंशियल्स रीस्टेट करने पड़ेंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि आग लगी जिसकी आपको पहले से ही क्लू थी, और आग से आपका 4 लाख का नुकसान हुआ, तो ये 4 लाख का जो नुकसान है ना, आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के स्टेटमेंट्स में डालोगे। इवन दो ये आग फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लगी, बट अगर आपके पास 23-24 फाइनेंशियल ईयर में इसका कोई क्लू था, 31 मार्च 24 के डेट पे आपके पास क्लू था, तो ये 4 लाख का नुकसान आप इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालोगे। और साथ ही साथ डिस्क्लोजर भी देने का कि भाई इस तरीके से AS4 के हिसाब से हमने डिस्क्लोज किया हुआ है। एंड अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो ना, तो सिर्फ डिस्क्लोजर डालने का करंट ईयर की फाइनेंशियल्स में कि भाई एस पर AS4 ऐसा ऐसी आग लगी है इन दोनों डेट्स के बीच में जिसका कोई क्लू था नहीं, तो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। और इसका ये लॉस फिर अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड करने का। ठीक है। दिस इज द अल्टीमेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड मैं आपको सच बात बोला हूँ, एग्जामिनेशन में ना इतना ही रेलिवेंट है, वो आपको यही पूछता है कि भाई क्या ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, अच्छा है तो क्या ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, और अगर एडजस्टिंग है तो क्या करने का, नॉन एडजस्टिंग है तो क्या करने का, इसी पे सारे सवाल आते हैं। ठीक है भाई। तो अभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सच बोलूं और कुछ था ही नहीं, 4 मिनट में हमने इसका कोर कंसेप्ट रिवाइज कर लिया। अब सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ जाएंगे आपके ICI मॉड्यूल में। अब क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम लोग जितने ज़्यादा हो सकते उतने ज़्यादा सवालों को निपटाएंगे। ठीक है, आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाओ। मॉड्यूल के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं, इंक्लूडिंग MCQs।
आ जाओ साथ में करते हैं भाई, दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। चलो तो मॉड्यूल के पेज नंबर आ जाएंगे 7.11 पे। टेस्ट योर नॉलेज में सबसे पहले एमसीक्यूज है, आ जाओ। Cash amounting to 4 lakhs stolen by the cashier in the month of March 21 was detected in April 2021. The financial statements for the year ended 31st of March 2021 were approved by the board of directors on 15th of May 21. मतलब समझो क्या हुआ, 31st मार्च 21 को आपका बैलेंस शीट डेट था, यानी कि ईयर एंड था। 15th मई 2021 को आपका डेट ऑफ अप्रूवल था। अब इस बीच में क्या हुआ, अप्रैल के महीने में जो है आपने डिटेक्ट किया कैश स्टोलन। कैश जो मार्च के महीने में चोरी हुआ था वो आपने अप्रैल के महीने में डिटेक्ट किया, बट कैश चोरी कब हुआ था, मार्च के महीने में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें ना आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है कि भैया कैश मार्च के महीने में चोरी हुआ था, हमें तो अप्रैल में पता चला ना। भाई तुमको पता होने ना हो, स्टैंडर्ड पता है क्या बोलता है, तुमको पता होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैश मार्च में चोरी हुआ ना, वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट और नॉट एट द बैलेंस शीट डेट डजंट मैटर, बट डिड एनी कंडीशन एग्जिस्ट, द आंसर इज येस। कंडीशन तो एग्जिस्ट करता था ना, क्योंकि मार्च के महीने में कैश चोरी हो गया। आपको अप्रैल में पता चला, दैट इज योर वीक पॉइंट कि आपको इतना लेट पता चल रहा है, बट इवेंट तो मार्च में हो गया था ना। तो जितना भी कैश 4 लाख का चोरी हुआ है ना, ये 4 लाख का लॉस आप फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर दोगे, ठीक है। ये एक एडजस्टिंग इवेंट है जिसकी वजह से आपको करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिस्टेट करने पड़ेंगे। रिस्टेट मतलब चेंज करने पड़ेंगे, आपको ये लॉस ऐड करना पड़ेगा उसमें और डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। तो अभी देखो पूछता क्या है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस इज व्हाट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 2021 31 मार्च 2021 में, मतलब बेसिकली 2021 के लिए एक एडजस्टिंग इवेंट हुआ ना, क्योंकि हम लोगों के पास मार्च का कैश चोरी हुआ था, कंडीशन एग्जिस्ट करता था, सो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। चलो फटाफट से अगले एमसीक्यू में। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर ओनली फेवरेबल इवेंट्स दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओनली अनफेवरेबल। अभी एक चीज समझने का, जरूरी नहीं है कि जो इवेंट है वो नेगेटिव ही हो। अब देखो मैंने एग्जांपल में तुम्हें क्या बोला कि आग लग गई है, कैश चोरी हो गया, ये सारे एक अनफेवरेबल इवेंट हो गए बिजनेस के लिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई अनफेवरेबल इवेंट हो तो ही वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है, या तो ही वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होता है। इट कैन बी फेवरेबल ऑल्सो बॉस। उन दोनों डेट्स के बीच में, डेट ऑफ अप्रूवल और बैलेंस शीट डेट के बीच में कोई भी इवेंट हो रहा हो, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल हो, भाई वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के स्कोप में आ जाता है, AS4 के स्कोप में होना चाहिए। बस मेक श्योर इट शुड बी सिग्निफिकेंट। ये छोटा मोटा 2-4 रुपए के लॉस के लिए मत बोलना, ठीक है। तो देखो ऑप्शन सी, दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल that occur between the balance sheet date and date on which the financial statements are approved. This is the correct answer. चलो ढोल नगाड़े बज रहे, अब समझने का ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डज नॉट अप्लाई टू व्हाट। एक तो होता है ऑब्लिगेशन अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, ये ना AS15 में कवर्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कमिटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज की अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 में। लाइबिलिटीज ऑफ लाइफ अश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस फ्रॉम द पॉलिसी सर्व्ड। अब ये एक तरीके की कंटिजेंट लाइबिलिटी टाइप हो गए, इंसान मरेगा तो पॉलिसी मैच्योर होगी, तो दिस इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। तो ऑल ऑफ द अबव, ये चारों के चार AS4 में अप्लाई नहीं होते, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 4th MCQ पे बढ़ते हैं। A Limited sold its building for 50 lakhs to B Limited and has also given the possession to B Limited. The book value of the building is 30 lakhs. As on 31st of March 21, the documentation and legal formalities are pending for the financial year 2021. अब ना तुम इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर सकते हो, समझने का ट्राई करना क्या बोलते हैं। देखो 31st of March 2021 को मेरा ईयर एंड हो रहा है, फिर एक डेट ऑफ अप्रूवल होगा, ठीक है। अब समझने का ट्राई करना क्या पूछा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन पूछता है कि 31 मार्च 21 पे ना लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी है, बट पोजेशन इसके पहले ही हैंड ओवर हो गया। तो अब समझो, अगर
मतलब इसमें एक जवाब ये आ सकता है कि भाई 31 मार्च को लीगल प्रोसीडिंग्स तो पेंडिंग है ना, तो ये सेल 31 मार्च, तो ये सेल तुम बोल नहीं सकते कि भाई इसी साल में हो गए, तो ये सेल इधर, ये लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पे खत्म हुई होगी किधर, तो ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, बट लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग थे ना, तो एक तरीके का नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है कि भाई पोजेशन तो 31 मार्च 21 से पहले आ गया ना, तो हिंट तो हमें पहले से ही मिल गई थी सेल की, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। अब सही कौन सा है, एक चीज समझना, यहां पर सिर्फ AS4 का तुम्हारा कंसेप्ट टेस्ट नहीं हो रहा है, कंसेप्ट टेस्ट हो रहा है AS नंबर 1 का भी, जो बात करता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। क्या बोलता है भाई, उस बंदे की असेट होगी जिसके पास वो असेट का एक्चुअल सब्सटेंस, एक्चुअल पोजेशन होगा। लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी है नहीं बाकी है भाई, वो अकाउंट्स देखता ही नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ यही देखते हैं पोजेशन गया क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में या मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। द आंसर इज यस। देखो पोजेशन है ना 31 मार्च 11 से पहले ही चला गया था, मतलब एक तरीके से ये हिंट मिल गई थी, पोजेशन तो इससे पहले ही चला गया था ना। तो एक चीज समझना, एज ऑन 31 मार्च 21 मैं ये बोल दूंगा कि सेल रिकॉर्ड कर लो, ये मियरली तुम्हारा ना, इसमें मैं बोलूँ AS4 में, AS4 का इसमें ज़्यादा कंसेप्ट है ही नहीं, ये AS1 वाला सवाल है, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें इसमें, पहली बात तो 50 लाख का सेल किया, साथ ही साथ अगर मैं बुक वैल्यू 30 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है, 30 लाख की बिल्डिंग को अगर मैं 50 लाख में बेचता हूँ तो मेरा सामने प्रॉफिट कितना होगा, 20 लाख का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो भाई सेल प्रॉफिट दोनों इसी साल में रिकॉर्ड कर, क्योंकि एज पर अकाउंट सब्सटेंस ओवर फॉर्म पोजीशन तो चला गया ना, तो ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। ये मियरली AS1 पे इन्होंने बीच में सवाल डाल दिया है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सेम सवाल है, सेम सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ये तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ, दिखाई नहीं देगा, हाँ आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर 2011-12, अच्छा इसको मैं 21-22 पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2021-22, राज लिमिटेड वॉज स्यूड बाय द कॉम्पिटिटर फॉर 15 lakhs फॉर इंफ्रिजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क। ओ भाई साहब केस हो गया। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनी, the company's legal counsel, Raj Limited provided a sum of 10 lakhs in its financial statements for the financial year ended 31st March 2022। मतलब एक बात बोलूं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में राज लिमिटेड को पता चल गया कि भाई 15 लाख का चूना लगने वाला है, सामने वाले ने एडवर्टाइजिंग का केस कर दिया मेरे पे और मिनिमम 10 लाख का खर्चा आएगा ही। तो क्या बोला है, दे प्रोवाइडेड फॉर अ सम, मतलब इसका मतलब पता है क्या होता है, तुमने प्रोविजन क्रिएट किया है। तो पता है 21-22 में राज लिमिटेड ने एंट्री क्या पास किया रहता, ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख टू प्रोविजन अकाउंट, ये ऐसा एंट्री राज लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में पास कर दिया है। अब देखो क्या बोलते हैं। अच्छा ऑन 18 मई 2022 कोर्ट का डिसीजन है। अब दिस इज माय इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। पता है क्यों, क्योंकि मेरा देखो ईयर एंड कौन सा था, मेरा ईयर एंड है 31 मार्च, ठीक है, और 18 मई को एक इवेंट हो रहा है। लेकिन भैया आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली अप्रूवल डेट तो लिखी नहीं, तो कैसे आए कंक्लूजन पे, नीचे लिखा हुआ है देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट ऑन 30th अप्रैल एंड वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन 30th में। भाई किस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है डजंट मैटर, अप्रूव किस दिन हुआ है, हमने बोला ना डेट ऑफ अप्रूवल बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो अप्रूव तो 30 मई को हुआ है। तो ये इवेंट इन दोनों रेंज के बीच में आ गया ना, तो कोर्ट का डिसीजन इज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। समझ में आया तुमको। अब देखो कोर्ट का डिसीजन क्या आया, decided in favor of party alleging infringement of the trademark and ordered Raj Limited to pay the aggrieved party a sum of 14 lakhs। ओ भाई साहब 10 लाख का खर्चा सोचा था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में और आया 14 लाख का खर्चा। अब पता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये 10 लाख में और 4 लाख का प्रोविजन बढ़ा के खर्चा बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो हमें करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही रीस्टेट करना पड़ेगा, ये 4 लाख का खर्चा और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो ये 4 लाख अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा। तो अभी देखो ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, द आंसर इज यस, क्योंकि हमने 31 मार्च को ऑलरेडी 10 लाख का खर्चा बुक कर दिया था। कहना से दिस इज एन इंडिकेशन कि साला चूना लगने वाला है, आगे चल के चूना लगने वाला है तभी प्रोविजन बुक किया ना हमने। तो 10 लाख का खर्चा वी हैव ऑलरेडी बुक्ड, तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे तभी खर्चा बुक किया है। सो दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट और ये 4 लाख का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ आप देखो
कितना अराउंड 14 मिनट्स हुआ है, हमने मॉड्यूल के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए भाई। अभी फटाफट से मैं तुम्हें आरटीपी के क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि भाई आपके आरटीपी में ना इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, मतलब 2 ही सवाल है बट काफ़ी अच्छे। ठीक है, सबसे पहले इधर आ जाओ। ये तुम्हारा कौन सा आरटीपी है? नहीं, सितंबर का बाद में, पहले मई का। ठीक है, मैं आपको 2 आरटीपी के सवाल कराऊंगा, एक सितंबर 24 की आरटीपी, एक मई 24 की आरटीपी। जैन 25 की आई नहीं है, वरना उसका भी करवा देता मैं आपको। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा, आपकी मई 24 की आरटीपी पे एक छोटा सा सवाल पूछा है वो, क्योंकि इसमें ना एक पॉइंट ऐसा है जो मुझे आपको करवाना है। यस, आ जाओ। पेज नंबर 9 पर है, AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, पढ़ते हैं। सूर्या लिमिटेड फॉलोज द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, मतलब कहने से इसका ईयर एंड डेट हो जाएगा 31 मार्च। It has provided the following information. A suit against the company's advertisement was filed by a party on 5th of April claiming damages of 5 लाख। अब देखो इसका ना एक तो डेट ऑफ अप्रूवल नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अज्यूम करना कि ये दोनों जो इवेंट्स है ये इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ही। आप बस ये बताओ कि ये कंटिजेंसी है, एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। भैया कंटिजेंसी, हाँ पता है क्यों? पहले वाले केस ना कंटिजेंसी वाला केस है, क्यों? क्योंकि 5 लाख का डैमेज जो है वो केस हुआ है, अभी तक केस सामने वाली पार्टी जीत नहीं गई है, केस फिलहाल चल रहा है, केस फिलहाल चल रहा है। केस चालू कब हुआ? 5 अप्रैल 2023 को। अगर केस 31 मार्च पहले से चालू होता तो हम लोग बोलते कि भाई केस चल रहा है, लाइबिलिटी बन सकती है, तो वो एडजस्टिंग होता। बट केस चालू ही 5 अप्रैल को हुआ, 31 मार्च को भनक भी नहीं थी कि ऐसा कोई केस अपने पे लगने वाला है, ऐसा कोई खर्चा अपने पे आ सकता है। तो ये कहने से ऑटोमेटिकली आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। हाँ जी। अब दूसरा केस, कंपनी सेंड्स अ प्रपोजल टू सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 45 लाख इन मार्च 23। समझने का ट्राई करना, सिर्फ प्रपोजल भेजा है 45 लाख की प्रॉपर्टी बेचने का। अब प्रपोजल है भाई, तुम प्रपोज करोगे, वो सामने से ना भी बोल सकती है ना भैया। वो भाई आप ना अभी दुखती नस पे हाथ डाल रहे हो भाई, मैं भी फेस कर चुका हूँ, इसलिए भाई तुम प्रपोज करने जाओगे, वो सामने से ना भी बोल सकती है ना, जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, तो इस ऐसा ही हुआ है भाई, कंपनी ने प्रपोजल डाला, सामने वाला ना भी बोल सकता है। तो मार्च एंड पे अपने को पता नहीं था भाई कि हाँ बोलेगा ना बोलेगा क्या हो रहा है। वैसा द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 30 लाख एज ऑन ईयर एंड डेट। और देखो डीड कब रजिस्टर हुआ? 15 अप्रैल 2023। पता है, मैं इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलूंगा। आप तो बोलोगे कि भैया हमने प्रपोजल तो डाल दिया तो एक्सेप्ट भी हो सकता है। ऐसे नहीं सोचने का, ऐसे सोचने का प्रपोजल डाला रिजेक्ट भी हो सकता है ना भाई। तो इट इज नॉट श्योर शॉट, इट इज नॉट सफिशिएंट कि भाई बिक ही जाएगी प्रॉपर्टी, ना भी हो सकता है ना। एक कंडीशन एग्जिस्ट अपन कह सकते करती थी, बट उतनी सफिशिएंट भी नहीं है ना। तो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखते हैं, इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं। ये देखो, in this case no adjustment of assets and liabilities is required as the event does not affect the determination and the condition of the amount stated। ठीक है, दिस वॉज जस्ट अ प्रपोजल बिफोर 31 मार्च एंड द सेल कैन नॉट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे भी वही बोल रहा है कि तुमने सिर्फ प्रपोज किया, वो हाँ भी बोल सकती है ना भी बोल सकती है। तो इन्होंने भी इसको क्या बोला है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आया? तो ये प्रपोजल वाला केस ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते हुए चलना। और वो एडवर्टाइजमेंट का ये केस मैंने, ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने उठाया। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी फटाफट से आरटीपी सितंबर 24 में आ जाते हैं। अब इसमें एक अच्छा सवाल है, ये सवाल करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन। आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। एएस नंबर 4 फॉर 5 कंपनीज हुज फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 23। हमेशा लिखने का, मेरा ईयर एंड डेट क्या है? 31 मार्च 23। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड बाय देयर अप्रूविंग अथॉरिटी ऑन 15 जून। डेट ऑफ अप्रूवल क्या है? 15 जून 23। ड्यूरिंग 23-24 द फॉलोइंग मटीरियल इवेंट्स टुक प्लेस। देखो मतलब सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स है। ठीक है, सबसे पहला, ए लिमिटेड सोल्ड अ मेजर प्रॉपर्टी विच वॉज इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एट 1 लाख फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एक्सचेंज ऑन 15 मार्च। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पिछले क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा ना वो प्रपोजल था, मतलब कि प्रपोजल दिया सिर्फ। ठीक है, सिर्फ प्रपोजल दिया था। अब इस केस में पता है क्या है? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है दोनों पार्टीज के बीच में 15 मार्च को ही, मतलब इस डेट से पहले
15 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए भाई कि अब हम ये सेल करने के लिए रेडी है, मतलब कहना से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया मतलब सामने वाले ने अप्रूवल भी दे दिया। तो एज ऑन 31 मार्च 23 क्या इस केस में मैं मान सकता हूँ सेल हो गया है? हो गया है भैया। क्यों? पिछले क्वेश्चन में अलग, इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ऑफर किया था, प्रपोजल भेजा था। इस केस में सामने वाले की हाँ आ गई है 31 मार्च पहले से ही, मतलब सफिशिएंट एविडेंस है कि भाई प्रॉपर्टी बिक गया रहेगा। एंड द सेल वाज कंप्लीटेड ऑन 15 मई 23। देखो सेल भी कब कंप्लीट हुआ? इन दोनों डेट्स के बीच में कंप्लीट हो गया। तो 15 लाख का जो सेल हुआ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये मेरा एडजस्टिंग इवेंट हो गया। बहुत बढ़िया। तो देख लेते हैं फर्स्ट का आंसर आईसीआई क्या बोलता है। ये रहा एडजस्टिंग इवेंट। बढ़िया, यस। चलो मैं ना आपको आंसर इसलिए दिखाते हुए चलता हूँ फटाफट। नेक्स्ट, ऑन 30th of April 2023, 30th अप्रैल मतलब कौन सी डेट है? मतलब कहना है से ये 30th अप्रैल इन दोनों डेट्स के बीच में गिरेगी। मतलब इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑटोमेटिकली हो गया, जो भी होगा। 100% सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 3 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ओन शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। अभी समझने का ट्राई करना। 100% सब्सिडरी है, मैं बी लिमिटेड हूँ, मेरी 100% सब्सिडरी है, मतलब सब्सिडरी में सारे के सारे शेयर मेरे ही। तो अगर सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसके सारे के सारे शेयर तो मेरे पास ही पड़े। तो जो भी सब्सिडरी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा वो सारा का सारा डिविडेंड इनकम मेरे पास ही आने वाला है ना। तो ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है। बट द पॉइंट इज डिक्लेयर कब किया? 30th अप्रैल को। अब क्या मेरे को 31 मार्च तक सपना आता था कि भाई इस डेट पे सब्सिडरी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है? एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड जब तक डिक्लेयर नहीं होता ना तब तक वो एक लाइबिलिटी नहीं होता, वो एक कंटिजेंट लाइबिलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है वो। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, मेरे को 31 मार्च 23 को थोड़ी सपना आया था कि भाई सब्सिडरी आगे चल के डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है। सो दिस इज ऑटोमेटिकली अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बहुत बढ़िया। फिर अब ये केस ना थोड़ा सा नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं कहूँगा, बट ठीक है। ठीक है, मैं आपको एकेडमिकली इंस्टीट्यूट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो बता दूंगा। ऑन 31 मई 2023 पहले सबसे पहले देखने का, ये देखो ये 31 मई इन दोनों के बीच में आ रहा है। हाँ, 15 जून से पहले आता है। अ मेल ऑर्डर एक्टिविटीज ऑफ सी लिमिटेड अ रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप वर शट डाउन एंड द क्लोजर कॉस्ट अमाउंटिंग टू 2.5 मिलियन। अब समझने का ट्राई करना। वंस अगेन, मेरे को 31 मार्च को थोड़ी ना सपना आने वाला था कि भाई 31 मई को ये बिजनेस अपना क्या है, मेल ऑर्डर एक्टिविटी बंद करने वाला है। हाँ जी, तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं दिस इज नॉन एडजस्टिंग। बट तुमको पता है ये ना, मतलब इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मान लो कि अगर मेल ऑर्डर एक्टिविटी इसका एक मेजर काम हो, मेजर काम एकदम ही, दिस इज अ मेजर एक्टिविटी। एक सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लगा वो, अगर ये इसका मेजर एक्टिविटी है। अब देखो कोई भी मेजर एक्टिविटी होती है ना बिजनेस की, वो 1-2 दिन में बंद नहीं हो जाती, उस पर कई पहले से काम करना पड़ता है। तो अगर मेल ऑर्डर एक्टिविटी इसका मेजर एक्टिविटी है तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि 31 मार्च को मेरे को अंदाजा हो कि भाई मेल ऑर्डर एक्टिविटी बंद करने की कगार पे है। तो अगर बंद हुआ तो क्लोजर कॉस्ट मेरे को एडजस्टिंग मानना पड़ेगा। बट इस केस में ऐसा मत मानना, ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रैक्टिकली ऐसा शायद हो सकता है। ओके ठीक है, बाकी तो भाई इंस्टीट्यूट ने इसको नॉन एडजस्टिंग ही माना है, आपको भी नॉन एडजस्टिंग ही ट्रीट करना है। ठीक है, एग्जाम में क्या करें? नॉन एडजस्टिंग। डी, ऑन 1 जुलाई 2023, देखो भाई 1 जुलाई, देखो 1 जुलाई इन दोनों डेट्स के बीच की रेंज में ही नहीं आता है। तो अब मुझे बिना बाकी का क्वेश्चन पढ़े बताओ कि 1 जुलाई में जो भी इवेंट होगा वो इस AS4 के स्कोप में आएगा भाई? अरे नहीं आएगा। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग होने के लिए पहले उसको इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होना पड़ेगा, उसके बाद वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग होगा। बट ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है, डेट ऑफ अप्रूवल के बाद में हो रहा है। तो इसका क्या होगा भाई? सीधा अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट और अगले साल ही सीधा सीधा डिस्क्लोजर। इस साल कुछ होगा नहीं। ये डिस्कवरी ऑफ सैंड अंडर डी लिमिटेड, ठीक है। लास्ट केस, a fire on 2nd April completely destroyed a manufacturing plant of E Limited. It was expected that the loss of 10 million would be fully covered by the insurance company. मतलब सीधी सीधी बात है, एक तरीके का इंडेमनिफिकेशन लॉस कवर, एक तरीके का लॉस इंडेमनीफाई हो रहा है। हाँ जी, और 2 अप्रैल इन दोनों डेट्स के बीच में भी है। अब क्वेश्चन ने फिर से कोई हिंट नहीं दिया है कि मेरे को सपना आएगा 31 मार्च को या नहीं आएगा, तो मैं इसको भी नॉन एडजस्टिंग ही मान रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया।
ठीक है। एंड विद दिस हम हमारा आज का बढ़िया बढ़िया सेशन भी एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, रिवीजन हो गया रहेगा आपका। मिलते हैं अगले सेशन में। एंड एक और चीज़, कंसोलिडेशन की एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें गुडविल, कैपिटल रिजर्व सारे मैंने बेसिक एडजस्टमेंट्स करवाए थे। ठीक है। अब इसके पार्ट 2 की डिमांड 1-2 लोगों ने की है, तो वो भी मैं इस वीक में अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है। देखो यार भाई, सब्सक्राइब तो बनता है ना। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग।